सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द गिल्टी के बारे में। ये कहानी है जो बेलर की, जो कभी एक पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था, लेकिन हाल ही में उसका डिमोशन हुआ है, इसीलिए उसे 911 पे इमरजेंसी ऑपरेटर बना दिया गया है। लेकिन एक रात उसके पास एक ऐसा कॉल आता है जो कॉल उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जो को देखते हैं, जो अभी एक 911 ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन कभी वो एक डिटेक्टिव हुआ करता था। हाल ही में उसका डिमोशन हुआ है, लेकिन कोर्ट में अभी भी जो पर कार्यवाही चल रही है। जिस केस में उसका नाम गया है, अगर वहाँ पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, तब जो को वापस डिटेक्टिव बना दिया जाएगा। और जो के दिमाग में हमेशा यही बातें चल रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं और जो को उन सारे कॉल्स का जवाब देना है और लोगों की समस्याओं को सुलझाना भी है, जिससे जो धीरे धीरे बहुत परेशान होता जा रहा है, क्योंकि उसे एक मिनट भी सोचने का वक्त नहीं मिल रहा। हर वक्त उसे कॉल्स आते रहते हैं और हर बार उसे उतनी ही मेहनत करके लोगों से बात करनी है। लेकिन ये काम इस ऑफिस के सारे लोग कर रहे हैं और सबके पास उतने ही कॉल्स आते हैं, यहाँ तक कि जो इनकी हेड है उसके पास भी इतने सारे ही कॉल्स आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग लॉस एंजलिस में हैं और अमेरिका में सबसे ज्यादा क्राइम्स लॉस एंजलिस में होता है, इसीलिए कॉल्स भी ज्यादा आते हैं। लेकिन इनकी परेशानियां तब बढ़ती हैं जब इन्हें पता लगता है कि यहाँ के बहुत सारे जंगल में आग लग चुका है और ये आग बहुत ही तेजी के साथ पूरे अमेरिका में फैल रहा है और इसके कारण हर जगह त्राहिमाम मच चुका है। सारे लोग मदद बुला रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो को लगता है कि उसे कॉफी की जरूरत है। फिर वो बाहर जाता है और अपने लिए कॉफी बनाता है, लेकिन जैसे ही वो कॉफी लेकर के वापस पहुंचता है, एक बार फिर से फोन बजने लगता है और इस बार ये कॉल है एक महिला का, जिसका नाम है एमिली। और जैसे ही जो कॉल उठाता है, उसे एमिली की आवाज सुनने को मिलती है। एमिली बहुत ही बुरी तरीके से रो रही है और वह अजीबोगरीब बातें कर रही है। वो सिर्फ अपने बेटे का नाम पुकार रही है। तब जो को ये बात समझ में नहीं आती है और उसे लगता है कि इस महिला को पता नहीं है कि उसने कहाँ कॉल किया है। उसने गलती से 911 को कॉल कर दिया है। फिर जो फोन काटने वाला होता है, तभी उसे एक मर्द की आवाज सुनाई पड़ती है जो उस महिला को डांट रहा होता है। तब जो को धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती हैं कि जरूर इस महिला को उस आदमी ने किडनैप किया है और वो महिला नहीं चाहती कि उस आदमी को पता लगे कि उसने 911 पे कॉल किया है, इसीलिए वो अपने बेटे का नाम ले रही है कि उस किडनैपर को लगे कि ये महिला अपने बेटे से बात कर रही है। तब जो उसे समझाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कोडवर्ड को समझ गया हूँ, अब से आगे तुम सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना। मैं तुमसे सारी चीजें पूछूंगा और तुम हाँ और ना कहना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि मुझे कैसे तुम्हें छुड़ाना है और तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। फिर एमिली भी बातों को समझ जाती है और जो एक एक करके सारी जानकारियां निकलवाने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इस आदमी ने एमिली को किडनैप किया है और ये लोग अभी जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो एक व्हाइट मिनी बस है। फिर जो को उसका लोकेशन भी मिलने लगता है, लेकिन लोकेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तब जो इसी बीच मदद भेजने की कोशिश करता है, तभी वो सुनता है कि वो आदमी एमिली से फोन छीनने वाला है, लेकिन एमिली उसे फोन नहीं दे रही। तब जो एमिली को समझाता है और कहता है कि तुम अभी फोन काट सकती हो, मैं जल्दी तुम्हारे पास मदद भेज रहा हूँ और जैसे ही तुम्हें दिक्कत लगे तुम दोबारा कॉल करना और मेरा नाम लेना, फिर वो कॉल मेरे पास आ जाएगा। फिर इस बात को सुनते ही एमिली फोन काट देती है। तब जो बात करता है पास के पेट्रोल ऑफिसर से कि वो जल्दी से जल्दी मदद भेज सके एमिली के पास, लेकिन उसे एमिली की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, इसलिए वो टीम को कहता है कि आगे के सारे रूट को बंद कर दो और यहाँ से अगर कोई भी व्हाइट मिनी बस जाए तब उसे चेक करो। तब पेट्रोल ऑफिसर कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पास के जंगल में बहुत ही तेज आग लगी है, सारे लोग यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों से भाग रहे हैं। इस बीच अगर हमने यहाँ के रोड को बंद किया, तभी एक जान बचाने के लिए बहुत सारे जान खो देंगे हम, तो सबके लिए बेहतर यही होगा कि तुम गाड़ी का नंबर हमें बताओ। एक बार हमें नंबर पता लग गया तब हम जरूर उस गाड़ी को ढूंढ लेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद जो इन पे चिल्लाने लगता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन वो लोग जो को समझाते हैं कि हम पूरे रास्ते को बंद नहीं कर सकते। तब जो एक बार फिर से काम पे लग जाता है और पुलिस के डेटाबेस से वो एमिली की सारी जानकारी निकालता है। तब उसे एमिली के घर का एड्रेस भी मिलता है और उसके साथ साथ उसके घर का फोन नंबर। तब वो जैसे ही उस नंबर पे कॉल करता है, इस कॉल को उठाती है एमिली की बेटी, जिसकी उम्र है 5 साल और एमिली की बेटी का नाम है एबी। और अब एबी डरते हुए सारी बातें बताने लगती है जो को कि थोड़े समय पहले उसके पिता घर पे आए थे, जिनके हाथ में एक चाकू था। उसके पिता का नाम है हेनरी। फिर वो जबरदस्ती उसकी माँ को किडनैप करके ले गए और घर में अब एबी है और उसका छोटा भाई है जो बाथरूम में सो रहा है। उसके छोटे भाई का नाम है ओलिवर। तब इस बात को सुनते ही यहाँ पे जो को सारी बातें समझ में आने लगती हैं। तब वो एबी को आश्वासन देता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तब वो फिर से पुलिस के डेटाबेस से हेनरी का सारा डिटेल निकालने लगता है। तब उसे पता लगता है कि हेनरी
हेनरी के नाम पे बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। वो हमेशा ही जेल आते जाते रहता है। फिर इस चीज को देखते ही जो का शक यकीन में बदल जाता है कि हेनरी ने ही किडनैप किया है एमिली को, और जो समझ रहा है कि अभी एमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए जो भी परेशान हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आसपास के लोगों को ये बात पता लगे। फिर वो चला जाता है पास के कमरे में और अपने सीनियर से बात करता है ताकि वो लोग एमिली की मदद कर सके। तब उसका सीनियर डांटने लगता है यहाँ पे जो को, और कहता है कि तुम्हें इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम सिर्फ अपने केस पे ध्यान दो। कल तुम्हारा ट्रायल है, मैंने बहुत सारे गवाहों को तैयार कर दिया है, वो सारे लोग तुम्हारे लिए गवाही देंगे, यानी कि झूठी गवाही, और तुम्हारे सारे साथी भी तुम्हारे ही फेवर में गवाही देने वाले हैं। इसीलिए सिर्फ अपने केस पे ध्यान दो। कल तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल सकती है। तुम्हें 911 में टेम्परेरी डाला गया है, इसीलिए सिर्फ तुम यहाँ पे बैठे रहो। तुम्हें किसी भी केस में ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। अपना वक्त बिल्कुल भी जाया मत करो। तुम जल्दी ही फील्ड में वापस आने वाले हो, अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करो। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद जो भी शांत हो जाता है और उसे अपने पुराने केस की झलकियां याद आने लगती हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था कि उसे यहाँ पे आना पड़ा। फिर वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे समझाने लगता है कि सुबह में कितने बजे उसे कोर्ट में आना है, क्योंकि उसकी पत्नी को भी झूठी गवाही देनी है ताकि जो को उसकी नौकरी वापस मिल जाए। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं पहले नहीं आने वाली थी, मैं झूठी गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम रोज कॉल करते हो और मुझे तुम पे दया आने लगा है, क्योंकि जब से तुम्हारी नौकरी गई है तुम बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे हो, इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करूंगी। मैं कल वक्त पे आ जाऊंगी गवाही देने के लिए। तब इन बातों को सुनने के बाद जो भी शांत हो जाता है, लेकिन वो अभी भी कैसे भी एमिली की मदद करना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सीनियर्स क्या कह रहे हैं। फिर वो इंतजार करने लगता है एमिली के कॉल का और बाकी सारे कॉल्स को इग्नोर करने लगता है, और वो बार बार सोच रहा होता है कि वो कैसे एमिली की मदद करेगा। तभी एबी का कॉल आता है और जो उससे बात करने लगता है। एमिली बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो कहती है कि दरवाजे पे कुछ लोग आए हुए हैं। तब जो उसे समझाता है और कहता है कि ये बुरे लोग नहीं है, इन्हें मैंने भेजा है, ये पुलिस वाले हैं, ये तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तुम चुपचाप दरवाजा खोल दो और मेरी बात करवाओ पुलिस वालों से। तब एबी ऐसा ही करती है। वो दरवाजा खोलती है और पुलिस वालों से जो की बात करवाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अंदर आते हैं वो पैनिक करने लगते हैं और जो को बताते हैं कि एबी के हाथ खून से भरे हुए हैं, लेकिन ये खून उसका नहीं है, एबी बिल्कुल ठीक है। फिर वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं और बाथरूम में एबी के भाई ओलिवर को देखते हैं। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है और उसके पेट पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, जिससे बहुत ही तेजी से खून बह रहा है। तब इस चीज को देखने के बाद पुलिस वाले और भी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो ये सारी बातें बताते हैं जो को और फोन भी काट देते हैं और ओलिवर और एबी को लेकर के निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तब इन बातों को सुनने के बाद जो और भी परेशान हो जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसीलिए वो डायरेक्ट कॉल करता है हेनरी को और उसे बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे भली भांति पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो वो एक क्राइम है। कोई भी अच्छा इंसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम जैसे लोगों को जेल में नहीं भेजना चाहिए, उन्हें वहीं पे गोली मार देनी चाहिए। और जो तुम कर रहे हो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वहीं पे गोली मारूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद हेनरी रोने लगता है। हेनरी बहुत ही ज्यादा दर्द में है, लेकिन अब जो उस पे ऐसे ही चिल्लाते रहता है। तब डर के मारे हेनरी फोन काट देता है। तब जो कॉल करता है अपने साथी को जो कल गवाही देने वाला है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके साथी ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है और वो बार में बैठा हुआ है। तब जो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, कल सुबह तुम्हें गवाही देनी है, इसीलिए अपने आप को होश में रखो। तब उसका दोस्त कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। जो के दोस्त का नाम है रिक बताता है कि मैं झूठी गवाही देने वाला हूँ और अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तब मेरे ऊपर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। लेकिन जो उसे समझाता है और कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें बस गवाही देनी है, किसी को भी सच्चाई कभी भी पता नहीं चलेगी। तब रिक भी मान जाता है। फिर जो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और काम करो। हेनरी नाम का एक आदमी है, मैं चाहता हूँ तुम उसके अपार्टमेंट पे जाओ और वहाँ जितने क्लूज मिल सके उन सारे क्लूज को इकट्ठा करो और मुझे बताओ कि उसके अपार्टमेंट पे और क्या क्या है। फिर वो रिक को पूरी कहानी बताता है कि हेनरी ने अपनी पत्नी को किडनैप कर रखा है। तब रिक भी निकल पड़ता है हेनरी के फ्लैट पे जाने के लिए। तभी एमिली कॉल करती है जो को। फिर धीरे धीरे जो एमिली से बात करने लगता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ बैठी है। तब एमिली बताती है कि वो आगे की सीट पे बैठी है और हेनरी अभी गाड़ी को चला रहा है। तब जो उससे कहता है कि गाड़ी की गति कितनी है। तब एमिली कहती है कि इतनी तेज कि मुझे डर लग रहा है। तब जो उसे कहता है कि क्या हेनरी ने सीट बेल्ट लगा रखा है। तब एमिली बताती है कि नहीं,
फिर जो उसे एक एक करके सारी चीजें समझाता है कि सबसे पहले तुम सीट बेल्ट लगाओ और जैसे मैं कहूँ जितना तेज हो सके तुम ब्रेक को दबाना। फिर एमिली भी इंतजार करने लगती है और थोड़े समय के बाद जो उसे कहता है ब्रेक दबाने के लिए, तब एमिली ऐसा ही करती है और उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है और फोन भी कट जाता है। तब जो कॉल करता है पेट्रोल पुलिस को और एमिली के फोन के जीपीएस को चेक करने के लिए बोलता है कि आखिरी लोकेशन क्या थी और वहाँ पे जाकर के देखने के लिए कि क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। तब पेट्रोल पुलिस भी इस काम में लग जाती है। इसी बीच एमिली दोबारा कॉल करती है और वो जो को कहती है कि एक और प्लान फेल हो गया। पिछली बार मैंने भागने की कोशिश की थी लेकिन हेनरी ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन अब मैं हेनरी के साथ ही अंदर गाड़ी में बंद हो चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब जो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, सबसे पहले अपने आसपास देखो, क्या तुम्हारे आसपास कोई हार्ड सी चीज है। तब एमिली को वहाँ पर एक ईंट मिलती है। फिर जो उसे कहता है कि उस ईंट को अपने पास रखो। जैसे ही हेनरी आकर के दरवाजा खोले, जितना तेज हो सके उस ईंट को मारना उसके सर पे। तब एमिली भी तैयार हो जाती है और धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। फिर हेनरी का इंतजार करती है। इसी बीच वो जो को कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि हेनरी मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है, मैंने बस ओलिवर के पेट से सांप को बाहर निकाला था। फिर इस बात को सुनते ही जो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि मुझे और डिटेल में बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो। तब एमिली बताती है कि उसका बेटा सुबह से रो रहा था, उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द था। तब एमिली को लगा कि उसके बेटे के पेट के अंदर सांप चला गया है, इसीलिए वो इतना ज्यादा रो रहा है। फिर अपने बेटे को बचाने के लिए एमिली ने चाकू निकाला और पेट को फाड़ दिया ताकि वो सांप बाहर निकल जाए। और जैसे ही एमिली ने अपने बेटे के पेट को फाड़ा, ओलिवर बिल्कुल शांत हो गया और उसने रोना भी बंद कर दिया। तब इस बात को सुनते ही जो समझ जाता है कि आखिर दिक्कत किसमें है। हेनरी ने कुछ भी नहीं किया है। एमिली की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, इसीलिए हेनरी उसे अपने बेटे से दूर लेकर के जा रहा है। और जो इस बात को नहीं समझ पाया, उसने हेनरी को गलत समझा, इसीलिए अब जो शांत हो जाता है। तभी हेनरी दरवाजा खोलता है और एमिली ईंट से उसके सर पे वार करती है। तब हेनरी दर्द से कराहने लगता है और एक बार फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी रिक कॉल करता है जो को और उसे बताता है कि उसने हेनरी के पूरे फ्लैट की तलाशी ली है, उसे एक क्लू मिला है। हेनरी के घर पे पागल खाने का एक बिल आया हुआ है, जिस पागल खाने में उसने अपनी पत्नी एमिली को एडमिट करवाया था, जिसका पैसा वो नहीं भर पाया है। तब इन बातों को सुनने के बाद जो और भी परेशान हो जाता है और अंत में कॉल करता है हेनरी को। तब हेनरी फोन उठाता है, लेकिन हेनरी अभी भी दर्द से कराह रहा है, उसके सर से बहुत ही तेजी से खून बह रहा है। तब जो उससे सारी बात पूछता है और हेनरी बताता है कि मेरी पत्नी पागल है, इसीलिए मैंने उसे पागल खाने में डलवाया था क्योंकि वो मानसिक तौर पे बीमार है और आज मैं फिर से उसे वापस लेकर के जा रहा था पागल खाने, जबकि ये बात मुझे पता है कि पागल खाने वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है वहाँ पे देने के लिए और अभी मैं घायल हो चुका हूँ। एमिली यहाँ से बहुत दूर चली गई। मैं एमिली को भी बचाना चाहता हूँ और अपने बच्चों को भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो दोनों ही मुझसे बहुत दूर हो चुके हैं। एमिली से मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, उसे बचाना चाहता हूँ। अगर मैं उसे पागल खाने लेकर के चला जाता तब ये सब कुछ भी नहीं हुआ होता। और इतना कहने के बाद हेनरी फिर से रोने लगता है। तब जो अपने आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी गलती है। अगर उसने इनके केस में इंटरफेयर नहीं किया होता तो हेनरी एमिली को लेकर के पागल खाने चला जाता। इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है कि उसकी वजह से फिर से मासूम लोग खतरे में आ गए। तभी दोबारा एमिली कॉल करती है और वो जो को बताती है कि अभी वो एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी है। तब जो उससे एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है और एमिली सारे सवालों के जवाब देती है। इसी बीच एमिली की नजर पड़ती है उसके अपने हाथों पे। तब उसे बहुत सारा खून नजर आता है। फिर वो जो से पूछने लगती है कि ये खून किसका है। ये खून मेरा नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही गलत किया है। तब वो अपने बच्चों को याद करती है और उसे याद आता है कि उसने ओलिवर के साथ क्या किया। फिर वो फूट फूट के रोने लगती है कि उसने अपने बच्चे को मारा है और अपने बच्चे को मारने के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। वो मर करके अपने बच्चे के पास वापस जाना चाहती है, इसीलिए वो इस फ्लाईओवर से नीचे कूद जाएगी। तब जो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मरना डिजर्व नहीं करती, अभी भी लोग तुमसे प्यार करते हैं। और इतना कहते ही जो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि सिर्फ तुमने ही लोगों को नहीं मारा है, मैंने भी लोगों को मारा है। अगर मरना कोई डिजर्व करता है तो वो मैं हूँ। थोड़े समय पहले मैं ड्यूटी पे था, तब गलती से मैंने गोली चलाई और वो गोली जाकर के एक बच्चे को लग गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कल मेरा ट्रायल होने वाला है, लेकिन अभी भी मैं झूठ बोलने की कोशिश करने वाला हूँ कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। अगर सबसे गलत कोई है तो वो मैं हूँ। और मुझे पता है कि तुम अभी क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं भी हर रोज उसी चीज को महसूस करता हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन तुम मरना डिजर्व नहीं करती क्योंकि अभी भी कुछ लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी बच्ची तुमसे प्यार करती है और हेनरी तुमसे प्यार करता है। तब इन बातों को सुनने के बाद एमिली धीरे धीरे शांत होने लगती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और जैसे ही सायरन की आवाज आती है, एमिली फिर से परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। और इतना कहते ही वो फोन काट देती है। तब जो फूट फूट कर रोने लगता है, उसे लगता है कि एमिली ने अपनी जान दे दी। तब वो बार बार
उसे कॉल करते रहता है। तब थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले उसका फोन उठाते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने एमिली को बचा लिया। वो नीचे कूदने ही वाली थी, तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ गए और उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब एमिली बिल्कुल ठीक है। तब इन बातों को सुनने के बाद जो खुश हो जाता है, लेकिन खुशी में भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तभी यहाँ पर जो की बॉस आती है और वो बताती है कि ओलिवर को वो लोग हॉस्पिटल लेकर के गए थे और ओलिवर अभी भी जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। तब इन बातों को सुनने के बाद जो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे लगता है कि उसने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है। उसने आज 2 लोगों की जान बचाई है। फिर उसे समझ में आने लगता है कि आखिर उसकी जिंदगी क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। और उसे एहसास होता है कि आज उसने जो किया है वो पुण्य है, वो एक अच्छा काम है। लेकिन कुछ महीने पहले उसने जो किया वो पाप है, वो बुरा काम है। और कोई भी अपने पाप से नहीं भाग सकता, जो भी अपने पाप से नहीं भागना चाहता। इसीलिए वो बाथरूम में जाता है और फूट फूट के रोता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा पाप किया है। उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है और उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। वो अपने पाप से नहीं भागेगा, चाहे उसे जितनी भी कड़ी सजा मिले। वो कोर्ट में सच बोलेगा। फिर वो एक एक करके सारे गवाहों को कॉल करने लगता है और उनसे आग्रह करता है कि वो कल कोर्ट में सच बोले, ना कि झूठ। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।